नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज के वीडियो में आपको ईवीएस एनसीईआरटी थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास में जो प्रसिद्ध व्यक्ति दिए हुए हैं जैसे कि अल बिरूनी, बछेंद्री पाल, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और कर्णम मलेश्वरी, इनके बारे में बताया जाएगा और चित्र के माध्यम से आपको बताया जाएगा। फेमस पर्सन के बारे में हम आज बात करेंगे, जिन जिन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे फेमस पर्सन के बारे में, यानी कि जैसे कि अल बरूनी है तो इनके बारे में बताया जाएगा, उसके बाद प्रश्न उनके पूछे जाएंगे, फिर बछेंद्री पाल के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद उनके प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि आपके दिमाग में ये जो वीडियो है जो बनाने का मेरा उद्देश्य वो फिट हो सके, उनके प्रश्न आपको याद हो सके। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न इससे संबंधित सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, कल भी हमने जो वीडियो बनाया था ईवीएस का जिसमें 100 प्रश्न दिए थे पार्ट 2, वो भी हमने अपलोड कर दिए वहां पर टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आप वहां पर इस प्रकार से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपके पास यदि टेलीग्राम है तो वहां पर ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो भी आप आसानी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जुड़ जाइएगा। वहां पर बहुत सारी पीडीएफ पहले से भी अवेलेबल है, यदि आपने वो नहीं देखी तो उनको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ईवीएस एनसीईआरटी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार की जो पीडीएफ है बनाने में थोड़ा समय लगता है। जो एनसीईआरटी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का निचोड़ है ये, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल बरूनी के बारे में। देखिए यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये किस प्रकार के दिखते थे, हमारे भारत देश में आए थे, कब आए थे। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दे देंगे, जैसे कि 4 विकल्प है और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है। यदि आपको इनके बारे में जानकारी होगी तो आप वहां पर डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि इनमें से सभी या फिर ABCD सभी सही है। तो यहाँ पर देखिए जन्म अल बरूनी का कब हुआ था, 1973 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1048 ईस्वी, यानी कि 1048 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। अल बरूनी 1000 से भी ज्यादा साल पहले भारत आए थे। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट एग्जाम में कि क्या अल बरूनी 1000 से भी ज्यादा साल पहले भारत आए थे। यदि आपको पता होगा कि हाँ आए थे तो आपका सही आंसर हो जाएगा वहां पर कि हाँ बिल्कुल आए थे। ए वाला विकल्प सही है कि बी सही है कि डी सही है, आप वहां पर आसानी से लगा सकते हैं कि यात्री थे, ये तो आपको पता ही होगा। ये प्रश्न पूछा गया था कि अल बरूनी किस देश से आए थे। देखिए विकल्प में था, कूट में आंसर पूछा गया था, एक अलग अलग प्रश्न नहीं पूछा गया था, एक ही में रखा था। ये प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा, आगे आएगा कि अल बरूनी कहाँ से आए थे, किस देश से आए थे, तो उज्बेकिस्तान से आए थे। अल बरूनी के किताब का नाम क्या था, देखिए उन्होंने किताब लिखी थी भारत पर, उनमें बहुत सारी जानकारी दी थी भारत के जो हमारा इतिहास है उसके बारे में बताया था। उन्होंने यहाँ पर क्या क्या देखा, उनको क्या अच्छा लगा, क्या उनके यहाँ पर नहीं था, क्या उन्होंने यहाँ पर नई चीज देखी, ये सभी जो किताब उल हिंद है इसमें लिखी हुई है। हमारे इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छी बुक बताते हैं, मैंने पढ़ी तो नहीं है लेकिन इसमें हमारे जो इतिहास है उसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। आगे हम बात करें तो हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उनके अपने देश से बहुत भिन्न थी, यानी कि उनके देश में नहीं थी, भारत में थी। उन चीज़ों को उन्होंने ज़्यादा जोर दिया, उनको ज़्यादा लिखा। विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए जो तालाब बनाए जाते थे पहले, तालाब जैसे कि उसमें सीढ़ियाँ लगाई जाती थी, एक तरफ उतरने की सीढ़ी होती थी, दूसरी तरफ आने की सीढ़ी होती थी। इस प्रकार जो तालाब बनाए जाते थे पहले वो उनको बहुत अच्छे लगे, तो उनकी जो किताब है उनमें तालाब का भी वर्णन किया गया है। आगे हम बात करें तो उनके जन्म के 1000 साल बाद 1973 में सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। यदि आप डाक घर में कभी गए होंगे तो चित्र आपको दिखा होगा, एक डाक टिकट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। तो वो कब किया गया था, 1000 साल बाद 1973 में। चलिए, अब यहाँ पर अल बरूनी के बारे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे, इंपोर्टेंट जानकारी थी, उनके बारे में आपको बता चुका हूं। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, विकल्प आपके सामने रखूंगा, सबसे पहले आपको आंसर देना है। वैसे मैं आपको आंसर दे दूंगा, 5 सेकंड में आपको दूंगा, उसी के बीच आपको आंसर देना है। जो मैंने अभी फैक्ट बताए हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न है। अल बरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए आपको इस कथनों पर विचार करना है। कथन है आपके सामने 3। अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था, अभी मैंने आपको बताया था। उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी का एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। हम
उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प दे रखे नीचे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैसे भी, केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, या फिर ए बी सी सही है। आपको अब इसमें से आंसर देना है कि सही आंसर क्या है। ये पहला विकल्प है, ये दूसरा विकल्प है, ये तीसरा विकल्प है, ये चौथा विकल्प है। वैसे नीचे इनके विकल्प दे रखे हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ से आपको पूछ रहा हूँ ताकि यही विकल्प आपको मिल सके। तो देखिए सॉरी, तो 5 सेकंड है आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर करिए क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा कि अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। बिल्कुल सही है, इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको जानकारी दी थी। ये उन चीजों के बारे में इन्होंने ज्यादातर लिखा कि उनके जो देश है उनसे भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब, ये भी बिल्कुल सही है। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि जो 4th वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ए बी सी, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प होगा, तो आपको कमेंट्स के माध्यम से तीसरा वाला विकल्प लिखना है कि आंसर सर कौन सा होगा आपका तीसरा वाला। यहाँ पर मैंने 4th लिख दिया है, तो ऐसा आपको विकल्प के बाद कमेंट्स के माध्यम से देना होगा, तो तीसरा वाला विकल्प आपको सही करना होगा। चलिए अब बात करते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। देखिए बछेंद्री पाल काफी फेमस पर्सनालिटी है, काफी फेमस व्यक्तित्व रहा है इनका। तो यहाँ पर देखिए चित्र आप देख सकते हैं। बछेंद्री पाल भारत की पहली, विश्व की 5वीं, देखिए भारत की पहली, यदि पूछे कि भारत की पहली और विश्व की 5वीं, ये पूछा गया है, आगे हम बात करेंगे। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? बछेंद्री पाल है। विश्व की 5वीं महिला कौन सी है? बछेंद्री पाल है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 को। कहां पर हुआ था? उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड में। कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले के नुकुरी गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? नुकुरी गांव में। आपको उत्तराखंड विशेष तौर पर ध्यान देना है। उत्तरकाशी जिले के नुकुरी गांव में हुआ था। आपको सन भी याद रखना है, 24 मई 1954। बछेंद्री पाल बचपन में यानी कि 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने 4000 मीटर ऊंची चोटी पर ये चढ़ गई थी। कहीं पिकनिक मनाने गई थी, तो वहां पर 12 साल की इनकी उम्र थी। वहां पर इन्होंने चोटी देखी, ऊंची चोटी, और वहां पर 4000 मीटर ऊंची ये चढ़ गई थी। तो 12 साल की उम्र का ध्यान रखना बचपन में। अगला आपका है कि 23 मई 1984, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, IMP है ये, ध्यान रखिएगा। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम रखा था। कहां पर? माउंट एवरेस्ट पर। और उसकी ऊंचाई कितनी थी? 8848। कहीं कहीं 8900, कहीं कहीं 8900 भी दिया हुआ है। तो आपको विकल्प को देखना है, ये दोनों विकल्प एक साथ नहीं देंगे। वैसे तो 8848 इसकी सही है, लेकिन कहीं कहीं जो आयोग है उसने 8900 भी दिया है, तो ये भी सही है उनके अनुसार। तो यहाँ पर 8900 यदि विकल्प में हो तो आपका वो भी सही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम रखा था 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर। यहाँ पर सन के साथ साथ आपको समय भी याद रखना है। चलिए यहां पर देखिए माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, तो माउंट एवरेस्ट से जितने भी फैक्ट निकल के आते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट, उनके बारे में हम जानकारी दे देते हैं, क्योंकि पूछा जाता है, आगे पूछे जाएंगे। माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा कहां पर है? नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 और 8900 मीटर। याद रखिएगा, ये जो विकल्प है उसमें दे दिया जाता है, तो आपको 8900 भी ध्यान रखना है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। आगे हम बात करें तो देखिए जो यहां पर जो विकल्प और थोड़ा सा आगे कर देता हूं, क्योंकि और भी इसमें है। यहां से हम देखेंगे, देखिए 29 मई 1953 लिखा हो 53, 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और नेपाली तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यहां पर देखिए पहले व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो वो कौन होंगे? एडमंड हिलेरी और नेपाली तेंजिंग नोर्गे। और यहां इसी दिन हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज भी वहां पर फहराया गया था। किसके द्वारा? तेंजिंग नोर्गे के द्वारा। ये याद रखिएगा, विकल्प में पूछा जाता है, जैसे कि आगे मैं आपको बताऊंगा। सन आपको ध्यान देना है 29 मई 1953 में। आगे बात करें 16 मई 1975 को जापानी
जुंगो तोबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। देखिए महिला के बारे में पूछे तो वो कौन सी होंगी, जापान की है जुंगो ताबई। और ये कब चढ़ी थी, 16 मई 1975 को। चलिए यहां पर महिला के बारे में बताया गया 1975, और जो व्यक्ति के बारे में पूछे तो ये 1953 है। आगे हम बात करें 20 मई 1965। देखिए 20 मई 1965 को अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। देखिए भारतीय व्यक्ति के बारे में पूछे सॉरी भारतीय व्यक्ति के बारे में पूछे तो कौन होंगे, अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। कब चढ़े थे, 20 मई 1965 को। आगे हम बात करें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे अधिक चढ़ाई का रिकॉर्ड। देखिए सबसे अधिक, पहली बार या फिर दूसरी बार या तीसरी बार नहीं, कितनी बार, 25 बार। 25 बार कौन चढ़ी थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे अधिक चढ़ाई का रिकॉर्ड किसके नाम है, कामी रीटा के नाम है। ये विकल्प आपसे पूछे जा सकते हैं, 4 विकल्प रखकर पूछे जा सकते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस प्रकार के विकल्प आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे है कि यहां पर देखिए पूर्णा मालवंत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की, सबसे कम उम्र के बारे में पूछे कि कौन सी महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, तो वो है पूर्णा मालवंत माउंट। तो यहां पर जो मैंने आपको जानकारी दी, ये जो इंपोर्टेंट फैक्ट हैं इनके 1, 2, 3 और 4 ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी मैंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको बताया, 5 सेकंड विकल्प पढ़ने के बाद मैं आपको दूंगा, उसके बीच में आपको कमेंट्स के माध्यम से इसका आंसर देना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और कूट में आपको आंसर बताना है। यहां हमारे देश का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई थी। या फिर इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को फहराया गया था। तो 4 विकल्प है, कूट में आपको आंसर देना, ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए बी और सी सही है, या फिर बी सी और डी सही है। तो हम 5 सेकंड का इंतजार करेंगे, आपका इंतजार करेंगे, कमेंट्स के माध्यम से उत्तर दीजिए जल्दी से। चलिए आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। हम विकल्पों को देखते हैं कि यहां हमारा देश का भाग है, तो हमारे देश का भाग नहीं, भारत का एक किसका भाग है, नेपाल का भाग है। इसकी चोटी, तो पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, मैंने आपको बताया था 8,900 मीटर दे दे, या फिर 8,848 मीटर दे दे, दोनों ही क्या होगा आपका सही होगा। तो ये बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तीसरा विकल्प है बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला थी, और विश्व की कौन सी महिला थी, 5वीं। तो ये भी आपका तीसरा वाला विकल्प भी सही होगा। चौथा विकल्प देखें कि इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को फहराया गया था। दोपहर को नहीं फहराया गया था, सॉरी 23 मई 1994 को नहीं फहराया गया था। ये कब फहराया गया था, 20 मई 1965 को फहराया गया था। कब, 20 मई 1965 को फहराया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा फहराया गया, किसके द्वारा फहराया गया। देखिए इसके बारे में आपको इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो कमेंट्स के माध्यम से आपको आंसर देना है कि किसके द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको 20 मई 1965 को फहराया गया था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा, बी और सी। तो बी और सी यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, अभी हमने बताया भारत का है, तिब्बत का है, नेपाल का है, या फिर म्यांमार का है। तो कहां का है ये, माउंट एवरेस्ट नेपाल का हिस्सा है। चलिए निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को आपको चुनना है जिन्हें पर्वतारोहण या फिर माउंटनियरिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। जो ग्रुप लीडर होता है वो कौन सी जिम्मेदारी को निभाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 5 विकल्प दिए हुए हैं और कूट में आपको आंसर देना है। मैं 5 विकल्प पढ़ूंगा, उस समय में आपको इसका आंसर कमेंट्स के माध्यम से दे देना है। पहला विकल्प है आपका ग्रुप के आगे चलना ताकि पीछे पीछे चले। उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, या फिर जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना, और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। तो 5 विकल्प पे कूट में सही आंसर क्या हुआ कमेंट्स के माध्यम से आपको देना है। तो हम विकल्प की ओर बढ़ते, पहला विकल्प है आपका ग्रुप के आगे चलना ताकि पीछे
पीछे चले ग्रुप वाले, तो ऐसा नहीं है, आपको ग्रुप के आगे नहीं चलना है यदि आप ग्रुप लीडर हो तो पर्वतारोहण के। दूसरा विकल्प है आपका उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने में योग्य नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उन प्रतिभागियों का आपको प्रोत्साहन करना है, यदि आप ग्रुप लीडर है तो उनको आगे आगे चलाना है, आप पीछे पीछे चलेंगे और कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसको आपको सोल्व करना है। तीसरा विकल्प है सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, बिल्कुल सही, आप सहायता कर सकते हैं, ग्रुप लीडर हैं तो यहाँ पर आप उनको आदेश नहीं दे सकते, तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। प्रतिभागियों को रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढा, ये भी बिल्कुल सही है। ये ग्रुप लीडर का काम होता है कि जो प्रतिभागी होते हैं उनको रुकने और विश्राम करने के लिए वो उनका उचित स्थान ढूंढे। अगला विकल्प है जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये भी ग्रुप लीडर का ही काम है। तो सी, डी और ई, तो यहाँ पर सी, डी और ई आपको कहां पर लग रहा है, तो सी, डी, ई, सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। एक बार और दोहरा देता हूं क्या क्या काम होता है समूह के नेता का या फिर जो ग्रुप लीडर होता है उसका। देखिए, दूसरों को अपना बैग ले जाने में मदद करे, आदेश ना दे, ये उसका काम होता है। समूह को आगे बढ़ने दे और लास्ट तक बने रहने दे। उन लोगों की मदद करे जो ठीक से चढ़ नहीं सकते हैं। रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह खोजना। जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनकी देखभाल करना। समूह के लिए भोजन की व्यवस्था करना और समूह को प्रेरित करना। ये सभी जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ये सभी ग्रुप लीडर का काम होता है, तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो सेकंड वाला विकल्प आपका यहां पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है और आगे जो हम बात करेंगे राकेश शर्मा की। देखिए, राकेश शर्मा के बारे में सीटेट एग्जाम में अभी तक ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए, ज्यादा क्या शायद कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया है, पता नहीं क्या दुश्मनी है इनसे, क्योंकि वैसे तो ये भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा, लेकिन इनके बारे में सीटेट में जो ऑनलाइन एग्जाम हुई इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया है। यदि पूछा गया तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, मैंने देखा तो शायद मुझे नहीं मिला। तो यहां पर देखिए अब पूछा जा सकता है, यानी कि सीटेट की जो 2022 और 23 में आपकी एग्जाम होगी उसमें राकेश शर्मा से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, जो राकेश शर्मा है ये भारत के प्रथम और विश्व के 138वें भारत के प्रथम है और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है। इनका जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 1949 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था, पंजाब के पटियाला में हुआ था। कहां पर, पंजाब के पटियाला में। और ये भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट भी रह चुके हैं। वहां 3 अप्रैल, देखिए ये इंपोर्टेंट है, वहां 3 अप्रैल 1984, आपको सन भी साथ में याद रखना है, तारीख भी याद रखना है कि वहां 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयुज T-11, ये आपको याद रखना है, ये इंपोर्टेंट है। यहां पर अंतरिक्ष यान के बारे में पूछा जाता है, सोयुज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। याद रखिएगा, यहां पर आपको सन याद रखना है और कौन से यान में गए थे उसके बारे में आपको याद रखना है। यहां पर देखिए 7 दिन 21 घंटे 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सॉल्यूट 7 में बिताने के बाद वहां धरती पर लौट आए थे। देखिए कौन से स्टेशन पर उन्होंने अपना समय बिताया था, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉल्यूट 7 में बिताया था। कितना समय बिताया था, 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट। इसको भी आपको याद करना है, कूट में आपसे पूछा जा सकता है। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1984 में भारत सरकार द्वारा इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। आगे हम बात करें कि इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। कहां पर किया था, यूरी गागरिन केंद्र में। तो ये हुई राकेश शर्मा से संबंधित सारी बातें। अब हम इनके प्रश्न की ओर बढ़ते। देखिए, सीटेट के जो ऑनलाइन पेपर है उसमें मुझे इनके एक भी प्रश्न नहीं मिला। आपको यदि मालूम है कि पूछा गया तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। यहां पर सन पूछा गया है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको सन बताया था। 1981, 1982, 1983 या फिर 1984। 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं, जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए कमेंट्स के माध्यम से। सन कौन सा है, आपने आंसर दे दिया होगा। इसका सही आंसर होगा आपका 1984। मैंने क्या बताया था आपको वहां पर, 3 अप्रैल 1984। कैप्टन राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। आपको तारीख भी साथ में याद रखना है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, 4th वाला होगा। चलिए, और यहां पर देखिए अंतरिक्ष का नाम भी पूछा जा सकता है। तो अंतरिक्ष का नाम यदि पूछे
आगे शायद प्रश्न मैंने रखा है, हाँ ये रहा दूसरा प्रश्न। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में अपनी ऐतिहासिक यात्रा करने के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया था? देखिए अंतरिक्ष यान का उपयोग कौन सा किया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अपोलो 11, प्रोग्रेस फर्स्ट, सोयूज T11 या फिर सेल्यूट 7। तो यहाँ पर कौन सा किया था उन्होंने? यहाँ पर सोयज लिखा हुआ है, सोयूज नहीं, सोयज T11। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। 5 सेकंड है आपके पास में, जल्दी से बताइए आंसर। इसका सही आंसर होगा आपका सोयज T11। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। और ये जो वहां पर रुके थे वो कौन सा यान था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, तो वो था सेल्यूट 7। देखिए अंतरिक्ष यान में उपयोग कौन सा किया था, यानी कि इनने यात्रा किस विमान में की थी, किस यान में की थी, तो वो होगा आपका सोयज T11। और वहां पर जो रुकने का समय, किस यान में इन्होंने अपना समय बिताया, तो वो है सेल्यूट 7। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात करेंगे कल्पना चावला के बारे में। यहाँ पर उनका चित्र देख सकते हैं आप। कल्पना चावला के बारे में सीटेट एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से 1-2 प्रश्न मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उनके जन्म की बात कर लेते, कहाँ पर हुआ है और वहां पर कौन से स्थान पर हुआ है। देखिए जन्म हुआ है इनका 17 मार्च 1962 को। कब हुआ है? 17 मार्च 1962 को। कहां पर हुआ है? करनाल में हुआ है, हरियाणा राज्य में। कहां पर? हरियाणा राज्य में। और ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। देखिए यहां पर ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी और ये भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री थी। याद रखिएगा ये विकल्प में पूछा जाता, 4 विकल्प जब दिए जाते कूट में आपको आंसर देना होता है कि क्या कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री थी। आपको और भी विकल्प दिए जाते हैं और कोर्ट में आपसे आंसर पूछा जाता है। आगे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, साथ में ये भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री थी। यहां पर देखिए अगला आपका है कि 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यवसायिक जीवन की शुरुआत की। ये भी आपसे पूछा जा सकता, सन तो शायद आपसे नहीं पूछे, लेकिन व्यवसायिक जीवन की शुरुआत कहां से की थी? नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से। 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी उनकी मिशन की शुरुआत? 19 नवंबर 1997 को हुई थी, जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान, देखिए ये अंतरिक्ष यान के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका नाम याद कर लीजिएगा, अंतरिक्ष यान STS-87 में ये इनका मिशन था पहला। और कितने सदस्य गए थे? 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बनी थी, यानी 6 सदस्य टोटल वहां पर गए थे। कब गए थे? 19 नवंबर 1997 में। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? STS-87। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। कितना बिताया उन्होंने समय? 15 दिन। यहां पर देख सकते हैं कितना समय बिताया उन्होंने अंतरिक्ष में, 15 दिन और 12 घंटे। ये भी आपको विकल्प में मिल सकता है। 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी। पहली कब भरी उन्होंने? 19 नवंबर 1997 को। दूसरी कब भरी उन्होंने? 16 जनवरी 2003 को। पहली विमान का जो नाम था अंतरिक्ष यान का वो क्या था? STS-87। दूसरे यान का क्या नाम था? ATS-107। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो 1 फरवरी, देखिए जब उन्होंने सेकंड उड़ान भरी थी, दूसरी उड़ान भरी थी, तब उनका निधन हो गया था। तो ये तारीख पूछी जाती कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को। धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जलकर नष्ट हो गया था जो यान था वो, एवं इनमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री, जितने भी अंतरिक्ष यात्री यानी कि उसमें बैठे हुए थे उस यान में, सभी की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर सन पूछा जाता है कि जो कल्पना चावला है उनका जो देहांत है यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई है वो कब हुई थी, ये पूछा जाता। तो सन आपको याद रखना है 1 फरवरी 2003। चलिए देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कल्पना चावला से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला? यहाँ तो आपको पता होगा कि कल्पना चावला है, लेकिन जब सीटेट की जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे उसमें यदि इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज जो बच्चे होते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन आप यदि अच्छे से इनको पढ़ेंगे, जो मैंने थ्योरी आपको बताई वो अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप डायरेक्टली वहां आंसर लगा सकते हैं। 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। वो कौन है? कल्पना चावला है, जो कि पहली भारतीय महिला है अंतरिक्ष में जाने की। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न यहाँ पर रखे मैंने देखे। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको याद रखना था कि ये क्या है, एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है और इनका निधन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, 2000 में हुआ था, 1998 में, 2006 में या फिर 2003 में। 5 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं, इसमें आपको आंसर कमेंट्स के माध्यम से देना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2003। मैंने आपको तारीख भी बताई थी। क्या तारीख बताई थी, ध्यान कीजिए। तारीख बताई थी आपको मैंने 1 फरवरी 2003। 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुयान में प्रवेश करते ही जलकर वो जो यान है वो नष्ट हो गया था। इनमें जितने भी सवार थे, जो सभी अंतरिक्ष यात्री थे, उनके सभी की मृत्यु हो गई थी। तो सन आपको ध्यान बिल्कुल याद रखना है। चलिए, 4th वाला विकल्प आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। चलिए, अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स की। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन सी थी, तो वो थी कल्पना चावला। यहां पर जो सुनीता विलियम्स है, ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। दूसरी महिला पूछे तो वो कौन थी? सुनीता विलियम्स। पहली महिला कौन सी थी? कल्पना चावला। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आप चित्र भी देख सकते हैं इनका। जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1965 को हुआ था। कहां पर हुआ था? अमेरिका में। देखिए यहां पर भारतीय मूल लिखा हुआ है। तो इनके जो पिताजी थे वो पहले भारत में रहते थे और कहां पर रहते थे? गुजरात के अहमदाबाद में। फिर वो अमेरिका चले गए। तो यहां पर इसलिए भारतीय मूल की महिला है, भारतीय मूल की दूसरी महिला है जो अंतरिक्ष में जाने वाली है। और इनका जन्म 19 सितंबर 1965 अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ था, यूक्लिड नगर में स्थित क्विकलैंड में हुआ था। तो आपको ध्यान सिर्फ अमेरिका रखना है, इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। 19 सितंबर 1965 में। इनका संबंध कहां से है, किस शहर से? तो गुजरात के अहमदाबाद से हैं। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। कहां पर गई थी? स्पेस में गई थी। कितने किलोमीटर? 360 किलोमीटर दूर। इन्होंने 195 दिन, देखिए ये इंपोर्टेंट है, ये विकल्प में देके आपसे कूट में आंसर पूछा जा सकता है कि इन्होंने 195 दिन तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा दिन कौन रहे हैं? तो वो सुनीता विलियम्स रहे। कितने दिन? 195 दिन। और आगे हम बात करें तो जून 1998 में 1998 में नासा में चयन हुआ था। इनका चयन कब हुआ था? तो जून 1998 में इनका नासा में चयन हुआ था। 2008 में इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, देखिए पद्म भूषण से सम्मानित हुई है विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। कब हुई है? 2008 में। विशेष आपको ध्यान रखना है 195 दिन, याद रखिएगा। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाले विश्व की पहली महिला थी। देखिए इन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था, 195 दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। उसके बाद में वहां पर ये मैराथन भी दौड़ी थी जिसमें ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण मिला। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न की। सुनीता विलियम्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? सत्य कथन को आपको बताना है। वहां भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी, वहां भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी, वहां पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी सॉरी, वहां भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। सही विकल्प क्या होगा? 5 सेकंड है आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा कि वहां भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। आप सोचेंगे सेकंड वाला विकल्प भी यही है, तो देखिए सेकंड में महिला नहीं लिखा हुआ है, महिला नहीं लिखा हुआ है कि वहां भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी। यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि वहां भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है या फिर थी। तो यहां पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न आपका, भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कीर्तिमान रचते हुए कितने दिन व्यतीत किए थे? अभी मैंने आपको बताया था 150, 195, 175 या फिर 200। 5 सेकंड है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इन्होंने 195 दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुनीता विलियम्स के द्वारा। तो यहां पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अब यहां पर हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक वेट लिफ्टर है जिसे हम हिंदी में भारोत्तोलक भी कहते हैं सॉरी।
तो यहाँ पर देखिए कर्णम मल्लेश्वरी, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। जो कर्णम मल्लेश्वरी है, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1 जून 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। और एक भारतीय भारोत्तोलक, जिसे वेट लिफ्टर भी कहा जाता है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो मल्लेश्वरी ने 12 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया गया था। देखिए वे आपके विकल्प में आएगा आगे। तो ये सारे जो मैं फैक्ट बता रहा हूं, इनके बारे में आपको एक एक करके अच्छे से सुन लेना है। मल्लेश्वरी ने 12 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया था। अब वहां 130 किलोग्राम वजन उठा सकती। कितना? 130 किलोग्राम। ये 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भारत के बाहर उन्होंने कितने मेडल जीते? 29 मेडल। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये विकल्प में पूछा ही जाता है कि भारत में बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते हैं। तो 29 मेडल जीते हैं। चलिए आगे हम बात करें तो 19 लिखा हुआ, 19 सितंबर 2000 को मल्लेश्वरी ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में 240 किलोग्राम भार उठाकर सिडनी ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कब जीता था? 19 सितंबर 2000 में। वहां ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बनी। याद रखेगा, वहां ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट है। कौन है? तो वो कर्णम मल्लेश्वरी है। वहां वर्ष 1995-96 के लिए भारत में के सर्वोच्च खेल सम्मान, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है, इससे भी इनको नवाजा गया है, प्राप्त करता है ये। उन्हें 1999 में नागरिक सम्मान भी मिल चुका है, पद्मश्री, इनसे भी इनको नवाजा गया है। मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला है, इनसे भी इनको सम्मानित किया गया है, जो खेल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इनसे भी, इस सम्मान से भी इनको नवाजा गया है। तो याद रखिएगा, इनको बहुत सारे जो पुरस्कार है उनसे सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर के बारे में पूछा गया। सूर्य है, कर्णम मल्लेश्वरी है, सुनीता विलियम्स है, या फिर बछेंद्री पाल है। राइट आंसर आपका क्या होगा? 5 सेकंड है। वैसे 5 सेकंड देने की आवश्यकता नहीं है। सही आंसर आपको पता है, कर्णम मल्लेश्वरी। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए आपको विचार करना है। मैं 4 विकल्प पढ़ूंगा, तब तक आपको आंसर देना है कमेंट्स के माध्यम से। वहां अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक है, वहां कर्नाटक से है। उनके नाम पर, यहाँ पर उनके नाम पर कई रिकॉर्ड है। वह 130 किलो तक वजन उठा सकती है। उनके 12 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने 12 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर सही कथन आपको बताना है, कूट में आंसर देना है क्या होगा। तो आई होप आपने कमेंट्स के माध्यम से आंसर दे दिया होगा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? देखिए पहला विकल्प है आपका, वहां अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की भारोत्तोलक है, बिल्कुल सही है। वहां कर्नाटक की है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कहाँ की है ये, आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की, ना कि कर्नाटक की है। तो बी वाला विकल्प आपका गलत होगा। उनके नाम कई रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल सही, मैंने रिकॉर्ड के बारे में भी आपको बताया है। वहां 130 किलो तक वजन उठा सकती, बिल्कुल सही है। बी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। उन्होंने 12 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया था, ये भी आपका सही होगा। इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं। तो ACOD, ACD किस में लिखा हुआ? पहले वाले विकल्प में, और यही आपका यहां पर सही आंसर होगा। तो यहां पर सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, ये सब जो खांसी वगैरह आई इनको अवॉइड करिएगा। तो यहाँ पर आज जो मैंने आपको जानकारी दी है वो EVS NCERT नोट्स की काफी इंपोर्टेंट जानकारी दी है। फेमस जो पर्सन है, जो 3rd, 4th, 5th जो आपकी NCERT बुक है उसमें से लिए गए हैं, जिसमें अल बरूनी, बछेंद्री पाल, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी, इनकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। प्रश्न में आपको दे चुका हूं, यानी कि आपका काम, यानी कि कह सकते हैं कि आपके जो 2 नंबर है वो पक गए। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो 2 से 3 नंबर आपके यहाँ पर पक चुके हैं। यानी कि जैसे ही प्रश्न आएगा आप टिक फटाक से कर देंगे कि ये सही आंसर आपका होगा। तो यदि इसकी PDF आपको चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा। हमने तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जितने भी हमारे सोशल लिंक है उन पर जाइएगा, सब पर जुड़ जाइएगा। वहां पर कुछ ना कुछ जानकारी आपको देते रहते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताकर जरूर जाइएगा। और भी यदि कोई सा टॉपिक ऐसा है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो उन पर भी हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।